हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पोस्ट उत्तर पीरियड पार्ट 2। यहाँ पर हम लोग राजपूत वंश से आगे की चर्चा करेंगे। तो राजपूत वंश में जैसा कि हम लोगों ने जाना कि राजपूत वंश में कई सारे वंश थे। इसमें हम लोग एक एक करके समझते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश जो है, इसका संस्थापक हरिश्चंद्र था, मगर वास्तविक शासक जो है, महत्वपूर्ण शासक नागभट्ट हुआ करता था। प्रतिहार वंश ने अपना क्षेत्र काफी व्यापक किया। गंगा यमुना दोआब पश्चिमी राजस्थान हरियाणा पंजाब तक का इनका क्षेत्र फैला हुआ था। नागभट्ट प्रथम ने अरबों से लोहा लिया और इसे अरबों मलेच्छों का नाशक या मलेच्छ जो है अरबों को कहा जाता था, उसका नाशक इसको कहा गया। वत्सराज एक शक्तिशाली शासक था और उसने त्रिपक्षीय संघर्ष में सर्वप्रथम भाग लिया। पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित किया, किंतु राष्ट्रकूटों से वो स्वयं हार गया। मिहिरभोज सार्वधिक महत्वपूर्ण शासक था और मिहिरभोज ने अपने समय दो महत्वपूर्ण शक्तियों पाल के नरेश देवपाल और राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव से जो है इसने लोहा लिया। इसमें पाल नरेश देवपाल और ध्रुव से दोनों से ही ये पराजित हुआ। इसने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। ये विष्णु का भक्त था। इसने आदि वारह और प्रभास ऐसी उपाधियां धारण की। इसके बाद महेंद्रपाल प्रथम आता है और महेंद्रपाल प्रथम का जो शासन है इसको राष्ट्रकूट शासक इंद्रतिथि को पराजित किया, किंतु कश्मीरी शासक से युद्ध में इसे पराजित होना पड़ा। महेंद्रपाल की राजसभा में राजशेखर निवास किया करते थे, जो कि उसके गुरु थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्यमीमांसा, विध्वंसशाल भंजिका, कृपाल रामायण, भुवनकोश, हरविलास, इन सभी ग्रंथों का निर्माण किया है। महिपाल प्रथम एक कुशल शासक था और बगदाद का निवासी अल मसूदी गुजरात इसी समय में आया था। 1019 में त्रिलोचन पाल ने महमूद गजनवी से इसको पराजित होना पड़ा था और अंतिम शासक जो है वो यशपाल है। और इसके बाद गढ़वालों ने कन्नौज के ऊपर अधिकार करके गुर्जर प्रतिहार वंश का अंत कर दिया। कन्नौज के गढ़वाल के बारे में समझते हैं। तो ये विंध्याचल के पर्वतीय हिस्से पर ये क्षेत्र है और चंद्रदेव ने गढ़वाल वंश की स्थापना की थी। ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक था और इसने अपने राज्य को पश्चिमी बिहार से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक का फैला दिया था। ये काफी विद्वान व्यक्ति था और विविध विद्या विचार वाचस्पति इसने अपनी इसकी उपाधि थी। जयचंद इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक जयचंद था, जो कि 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी से युद्ध हारा था और मारा गया था। सकंबरी के जो चौहान वंश हैं, चौहान प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में वाकपति राज प्रथम ने प्रतिहारों से अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और एक अलग वंश की स्थापना की। अजय राज 12वीं शताब्दी में चौहान वंश का शासक बना। उसने अजमेर नामक शहर की स्थापना की। विग्रह राज चतुर्थ, जिसे बीसल देव भी कहा जाता है, तोमरों की स्वाधीनता समाप्त करके ये जो है सामंत से शासक बना। बीसल देव के बारे में हरिकेल नामक संस्कृत नाटक की रचना की गई है और बीसल देव ने अजमेर में सरस्वती का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था। पृथ्वीराज तृतीय, जिसको हम लोग पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं, इसने 1186 में पृथ्वीराज चौहान ने गुजरात के चालुक्य शासक भीमरिति पर आक्रमण किया था। 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में प्रथम तराई का युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित होता है और अगले साल फिर से वो हमला करता है। तो 1192 में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज के बीच में तराई का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें कि पहले पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है, कुछ समय बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। जेजक भुक्ति में चंदेल वंश की स्थापना होती है। 9वीं शताब्दी में चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक के द्वारा की जाती है। नन्नुक का पौत्र जयशक्ति, जिसका नाम की जेजा है, और जेजा के नाम से इस प्रदेश का नाम जोजक भुक्ति कहलाया। यहाँ पे जो शासक हैं यशोवर्मन,
खजुराहो का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर जो चतुर्भुज मंदिर है उसका निर्माण इन्होंने कराया था। धंगदेव यशोवर्मन का पुत्र है और प्रतिहारों से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का श्रेय इसी को जाता है। धंग के शासन काल में खजुराहो का विश्वविख्यात मंदिर की स्थापना कराई गई, जो कि अपने आप में बहुत ही विशेष है। विद्याधर ने गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल का वध 1019 ईस्वी में इसलिए कर दिया क्योंकि महमूद गजनवी से युद्ध लड़ने की बजाय भाग खड़ा हुआ। इसके बाद मालवा में परमार वंश बहुत सारे जो है राजा हैं, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण राजा भोज हैं, जो कि इन्होंने तुर्कों को पराजित किया था और नव विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इनको कविराज कहा जाता है। इन्होंने चिकित्सा शास्त्र, खगोल शास्त्र, धर्म, व्याकरण और स्थापत्य शास्त्र, इन सभी में लगभग 20 ग्रंथों की इन्होंने रचना की है। इसके बाद गुजरात के चालुक्य या सोलंकी वंश, इसका जो संस्थापक था वो मूलराज प्रथम था और इसने जो है हिंदवाड़ को अपनी राजधानी बनाया। सोमनाथ का जो मंदिर है उसमें जो लूटपाट होती है 1025 ईस्वी में, वो भीम प्रथम के समय पर होती है। वो एक शक्तिशाली शासक था। इस समय जो है सोमनाथ मंदिर को लूटा जाता है और भीम प्रथम सोमनाथ मंदिर को, जो कि पहले लकड़ी से बना हुआ था, बाद में उसको ईंटों से उसका निर्माण करता है। कुछ मान्यताओं के हिसाब से कुमारपाल ने जो है सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। कुमारपाल यहाँ पर एक महत्वाकांक्षी शासक है और जैन परंपरा का अनुसरण करता है, इसलिए जो है अपने राज्य में पशु हत्या, मद्यपान और जूट पीड़ा, इन सब के ऊपर वो जो है प्रतिबंध लगा देता है। अजयपाल कुमारपाल का उत्तराधिकारी है और ये शैव और जैन धर्मावलंबी के बीच में इस समय गृह युद्ध शुरू हो जाता है, तो ये जैन मंदिरों को नष्ट कर देता है, जैन भिक्षुओं की हत्या करवा देता है। इसमें एक महत्वपूर्ण शासक है मूलराज द्वितीय, जिसने कि 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को आबू पर्वत के निकट जो है परास्त किया था और चालुक्य वंश की जो शक्ति थी, प्रतिष्ठा थी, उसको दोबारा से स्थापित करने का काम किया था। गुप्तोत्तर शासकों में जो कि गौड़ वंश, जिसमें शशांक जो है सबसे ज्यादा प्रतापी राजा था। शशांक बौद्ध धर्म के ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और इसने बौद्ध धर्म का जो है बोधि वृक्ष कटवा के उसकी जड़ में आग लगवा दी थी। शशांक ने हर्षवर्धन के भाई राज्यवर्धन की हत्या कर दी और हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित कर दिया। इसके बाद अन्य वंश जो है कलचोरी वंश है, पूर्वी गंग वंश, और गंग वंश के अनंत वर्मा ने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था और गंग वंश के द्वारा ही कोणार्क के सूर्य मंदिर का भी निर्माण करवाया गया था। काकतीय वंश, होयसाल वंश जो है अन्य वंश में है। प्रशासनिक व्यवस्था की अगर बात करें तो आर्थिक व्यवस्था जो है कृषि के ऊपर निर्भर थी। बृहद संहिता में लिखा हुआ है कि कृषि, फलों, बागानों से के बारे में अच्छी तरह से उसके अंदर समझाया गया है। उद्योग और व्यापार की अगर बात करें तो गुप्तोत्तर काल में जो उद्योग था उसका ह्रास हो रहा था। उसकी जो मुख्य वजह थी वो विकेंद्रीकरण था। सामंत जो थे वो मजबूत होते चले जा रहे थे और हर राज्य में जब किसी सामान को लेकर जाया जाता था तो अलग अलग कर लगा दिए जाते थे, जिससे कि व्यापार में कठिनाई हो रही थी। बंगाल से मलमल, पान सुपारी और सन और इसी के साथ कलिंग चावल के लिए, मालवा गन्ना, अफीम, सीपी के लिए, गुजरात सूती कपड़ा, नील और चमड़े के लिए प्रसिद्ध थे। मुद्राओं में कर्क नाम की जो है मुद्रा प्रचलित थी और सोने के सिक्के बहुत कम मात्रा में पाए गए हैं। सामाजिक व्यवस्था की अगर बात करें तो जो वर्ण व्यवस्था थी वो बहुत ज्यादा जातियों में कठोरता आ गई थी और विदेशी जातियों का भी इसके अंदर मिलना हो गया था। शूद्रों की स्थितियों की बात करें तो वो सबसे ज्यादा संख्या में थे, मगर छुआछूत की भावना पूरी तरह से प्रबल थी। अनुलोम और प्रतिलोम विवाद देखने को मिल रहे थे। वर्ण संकर जातियां जिसमें कि कायस्थ प्रमुख है,
ये भी देखने को मिल रहे थे। स्त्रियों की स्थितियां और ज्यादा खराब हो रही थी, क्योंकि सती प्रथा जैसी प्रथा का इसमें गुणगान किया गया है। बहुत सारे लेखकों ने अपराध और विज्ञानेश्वर ने जो है सती प्रथा की प्रशंसा की है। वहीं पे कुछ मेघातिथि जैसे लेखकों ने सती प्रथा की आलोचना भी की है। दासों की स्थितियां बहुत खराब थी। दासों का क्रय विक्रय किया जा रहा था और दासों को दान किया, दास दासियों को दान देने की प्रथा थी। वहीं पर विज्ञानेश्वर के अनुसार ऋण न चुकाने पर जो ऋणदाता था वो लोगों को दास बना लेते थे। धार्मिक स्थितियां जो थी वहां पर शैव, बौद्ध, जैन सभी जो है हर प्रकार के धर्म वहां पर पाए जा रहे थे। जो कापालिक थे वो नर बलि भी दिया करते थे। कला और संस्कृति में बहुत सारी जो है मंदिरों की जो शैलियां हैं वो प्रसिद्ध हैं। नागर शैली जो कि उत्तर भारत से लेकर हिमालय तक की फैली हुई शैली है। इसमें जो मंदिर के शिखर होते हैं वो उसमें खड़ी रेखा में होते हैं, वर्गाकार होते हैं। ऊपर जो है गोल गुंबद होता है। नागर शैली के जो प्रमुख मंदिर हैं जिसमें कि लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर सूर्य मंदिर, कोणार्क